अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान राना तहम्मुल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी टुडे। आज मेरे मेहमान हैं शेख फैज़ान अली, जो CEO हैं फ़िरोज़ एसोसिएट्स ड्रीम गार्डन के। प्रॉपर्टी के मामला पर आज बात करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसा इशू है जो बहुत हसास है। लोग समटाइम प्रॉपर्टी जायदाद ख़रीदते हुए ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि उनकी सारी जमा पूंजी ऐसी सोसाइटीज़ में फंस जाती हैं जहां से रिकवरी मुश्किल हो जाती है। आज हम पूछेंगे शेख फैज़ान साहब से कि किन किन एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल होती है। आज हमें वो अपने तजुर्बात की रोशनी में इस हवाले से बताएंगे। जी फैज़ान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। सर, पहला सवाल ये है कि जायदाद की ख़रीदारी में किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है? प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त ना जी, सबसे पहले तो ख़रीदार को ये चाहिए कि वो जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है उसके डेवलपर के बारे में, उसकी मार्केट PR क्या है, और जिस सोसाइटी में वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है क्या वो गवर्नमेंट के तमाम इदारे जो LDA, FBR और अदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे अप्रूव्ड है या नहीं है। क्योंकि ये बुनियादी सवाल है आजकल, चूँकि इंडस्ट्री हमारी ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है। पहले तो ये इंडस्ट्री नहीं थी और लोगों के पास इसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं हुआ करती थी। अब चूँकि इस वक्त तमाम चीज़ें आपको LDA की वेबसाइट्स पे मिल जाती हैं। जब आप कोई प्रॉपर्टी सर्च करते हैं कि आप लाहौर में एक ऐसे इलाके में एक ऐसी सोसाइटी की जिसकी सोशल मीडिया पर मार्केटिंग हो रही होती है और डीलर हज़रात एक अभाम क्लियर कर देते हैं कि जनाब इसमें लगाएं पैसे और बाद पैसे बढ़ जाएंगे, लेकिन उसकी चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। आप सबसे पहले ये देखें कि वो सोसाइटी के जो लैंड है, जो डेवलपर वो लैंड क्लेम कर रहा है, क्या उसने वो लैंड LDA में सबमिट करवाई है अप्रूवल के लिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या वो सिर्फ प्लानिंग परमिशन पे है कि अभी इनिशियल स्टेज पे अप्रूवल मिली है, या उसका प्रॉपर NOC हो चुका है। अगर उसका प्रॉपर NOC नहीं हुआ तो क्लाइंट का रिस्क होता है, और उसके लिए LDA न्यूज़पेपर में और मीडिया पे सर्कुलेट कर देता है क्लाइंट की आसानी के लिए कि ये सोसाइटी LDA से मंजूर शुदा नहीं है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करें। देखिए, ये बड़ी सोसाइटीज़ भी जो हैं, जैसे बैरिया टाउन है, उसके 2-3 फेज़ ही मंजूर है, बाकी तो गैर मंजूर शुदा है, वहाँ घर बना लिए। नहीं, देखिए हमारे रियल इस्टेट सेक्टर में 2 डेवलपर ऐसे हैं जिसमें सबसे पहले नंबर पे DHA आता है और दूसरे नंबर पे बैरिया टाउन आता है। ये लोगों ने मार्केट में लोगों को एक रोल मॉडल दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया और डेवलपमेंट करके दी जो LDA और बाकी सोसाइटीज़ में उस तरह की डेवलपमेंट नहीं थी। और ये दोनों खुद अथॉरिटीज़ हैं और इनके अपने बायलाज होते हैं। चूँकि गवर्नमेंट के साथ इन लोगों ने चलना होता है, तो ये अपने प्रोजेक्ट को जो डेवलप हो चुके होते हैं उसको अप्रूव करवा लेते हैं कि मार्केट में वो प्रोजेक्ट माइनस में ना जाए, लोगों का एतमाद उसके ऊपर बहाल रहे। तो ये एक बुनियादी वजह। DHA तो अप्रूवल करवाता नहीं है और बैरिया डेवलप करने के बाद करवाता है। अभी भी अगर आप देखें तो बैरिया टाउन के सेक्टर F में, सेक्टर E में, सेक्टर EE में प्लाजे बन चुके हैं। जी, वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है, पोजेशन दे दिया जा चुका है, लेकिन वो अप्रूव नहीं है। लेकिन बैरिया उसकी ट्रांसफ़र भी कर रहा है, वहाँ पे बाइंग सेलिंग भी हो रही है। इसलिए डेवलपर को देखना ज़रूरी होता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जो अप्रूव ही नहीं हुआ है LDA से और बैरिया वहाँ सेलिंग परचेजिंग कर रहा है, तो उसकी जो टैक्सेस की PR पे कर रहा है ना जी, अपनी जो टैक्सेस की मद में पैसा इकट्ठा था वो कहाँ जाता है? वो गवर्नमेंट को ड्यूटीज तो जाती हैं हर ट्रांसफ़र के ऊपर, क्योंकि आप FATF की वजह से तमाम प्रॉपर्टीज़ जो आपके नाम पर हैं या नहीं हैं उनके ऊपर आपको टैक्स पे करना है, अदरवाइज आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सर, नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। जो ये बताइए कि प्रॉपर्टी का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें सरमायाकार पैसा लगाने के बाद सोता है और उसका रुपया उसके लिए मजीद कमाई करता है। मुझे ये बताइए कि कोई एक बंदा एक सोसाइटी में प्लाट खरीदता है, उसका प्लाट कितनी दिनों में, कितने महीनों में डबल हो जाता है? पहले तो बात ये कि प्रॉपर्टी में जो क्लाइंट है वो 3 तरह का होता है। एक वो क्लाइंट होता है जो डीलर होता है, जो सबसे पहले किसी नई सोसाइटी में जाता है और जाके वहाँ पे डेवलपर के साथ डील करता है। दूसरा जो क्लाइंट है प्रॉपर्टी में वो इन्वेस्टर होता है। तीसरा जो क्लाइंट है वो एंड यूज़र होता है। इस वजह से आप प्रॉपर्टी में जब भी इन्वेस्ट करते हैं और आप ये समझते हैं कि मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है और मुझे इससे एक अच्छा फ्रूटफुल गेन आएगा, वो उसी सूरत में आता है जिस वक्त आप उस प्रॉपर्टी को मैच्योर करते हैं और डेवलपर टाइमली जो चीज़ें कमिट करता है उसको डिलीवर करता है, तो आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज़ होती हैं वो 2-3 टाइम मल्टीपल हो जाती हैं।
इसमें ये एक वाहिद बिजनेस ऐसा है जिसमें प्रॉफिट की कोई रेशो नहीं है। आप कभी भी ये नहीं सोच के इन्वेस्ट कर सकते कि मैं यहाँ पे 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करूँगा और बदले में 2 करोड़ हो जाएगा। हो सकता है कि जब वो प्रोजेक्ट जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है वो डेवलप हो और वहाँ पे एक्टिविटी इस तरह की हो कि वो प्रॉपर्टी 2 करोड़ की बजाय 5 करोड़ पे चली जाए। जी फैजान भाई, आपने अपने 20-22 साल के करियर में कितने % गेन किया है? देखें, प्रॉपर्टी में 100% गेन तो मतलब बड़ी मामूली सी बात है कि आप ये कहें कि आपने 100 रुपया लगाया और वो 200 हो जाएगा, तो ये तो मामूली सी बात है। हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं जो अभी ये रिसेंटली लास्ट ईयर जो गुजरा है जिसमें प्रॉपर्टी की एक बहुत ज़्यादा हाइप थी और हर दिन में गुजरते दिन के साथ रेट ऊपर जाते थे, तो उसमें तो हम ये कह ही नहीं सकते थे कि आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है तो ये करोड़ की नहीं होगी। वो तो एक हफ्ते में हो गई थी। डिमांड सप्लाई जब मार्केट में आती है और इन्वेस्टर्स का, क्लाइंट का जब कॉन्फिडेंस होता है मार्केट पे, तो प्राइसेस आपके ऊपर जाती हैं। जी फैजान साहब, ये बताइएगा कि किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने का बेहतरीन वक्त कौन सा होता है? उसकी इनिशियल स्टेज होती है जी। जो भी प्रोजेक्ट सोसाइटी मार्केट में नहीं आती है तो उसमें सबसे जो अच्छा टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का, वो उसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग का टाइम होता है, जब डेवलपर अपनी सोसाइटी को लॉन्च करने के लिए एक सारे पैरामीटर्स पर चल रहा होता है और वो मार्केट में क्लाइंट्स को, डीलर्स को कहता है कि मैं अभी इनिशियल स्टेज पे हूँ। इनिशियल स्टेज पे तो एंड यूजर तक बात पहुँचती नहीं है, इन्वेस्टर्स माल उठा लेते हैं, वो पैसे कमाते हैं। बिल्कुल पहुँचती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अभी हमने रिसेंटली कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है जिनकी सॉफ्ट लॉन्चिंग में हमने क्लाइंट्स को बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी दिए हैं और इनिशियल स्टेज पे, यानी आपने इन्वेस्टमेंट की और हमने आपको डे 1 ही उसके ऊपर प्रॉफिट दे दिया कि बाद में लॉन्चिंग के बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा वो आपका बोनस है। डे 1 हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या मिलेगा। तो सबसे अच्छा टाइम सॉफ्ट लॉन्चिंग का टाइम होता है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, जब आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड। ये आप अंधेरे में तीर चला देते हैं कि बिल्कुल मिलेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी हमने एक रिसेंटली प्रोजेक्ट किया है एयरवाई लगूना DHA गुजरांवाला के नाम से, जो DHA और एयरवाई का जॉइंट वेंचर था। जी जी। अब हमारे पाकिस्तान में अगर कोई सबसे अच्छी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है तो वो DHA की है। श्योर। जब हम DHA की बात करते हैं तो खरीदार के ज़हन में कोई ऐसा सवाल नहीं आता कि क्या होगा। वो ये नहीं सोचता कि मैं पैसे लगाऊंगा तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। उसको पता है कि DHA इन्वॉल्व है तो मेरे साथ चीटिंग नहीं होगी। लगूना के बारे में बताएं, क्या सीन है? लगूना देखें, क्रिस्टल लगून एक कंपनी है जिसने 109 मुल्कों में लगून डेवलप किया है। ये एक आर्टिफिशियल बीच डेवलप करते हैं जो लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट देता है और जो एक बिल्कुल नई चीज़ है जो पाकिस्तान में पहले नहीं थी। इसमें एयरवाई ने कोशिश की क्रिस्टल लगून के साथ, उन्होंने एग्रीमेंट किया। पाकिस्तान में अभी इन्होंने कराची में स्टार्ट किया है, कराची DHA सिटी में ये प्रोजेक्ट बन रहा है। उसके बाद अभी गुजरांवाला में अभी जो हमने सॉफ्ट लॉन्चिंग पीछे रिसेंटली की है, कर रहे हैं, ये 400 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें 200 एकड़ लगून है, पार्क्स हैं, रोड्स हैं और 200 एकड़ के ऊपर ये बिल्ट इन प्रॉपर्टीज और कमर्शियल प्लॉट्स 1 कैनाल कैटेगरी। तो स्टार्ट में बहुत महंगा होगा। देखें, हम जब बात करते हैं ना किसी सोसाइटी के बारे में, तो बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो एमिनिटीज़ कहती हैं, क्लेम करती हैं जी हम क्लाइंट को ये सर्विसेज दे रहे हैं, ये सर्विसेज दे रहे हैं। वो तो उसका बुनियादी हक है कि जब वो सोसाइटी में जाता है तो वो पैसे लगा रहा है। अगर वो एक स्ट्रीट से उठ के एक सोसाइटी में मूव करता है तो वो बुनियादी ज़रूरतें उसका हक है। हम जब बात करते हैं कि हम एक नई चीज़ की तरफ लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया आइडिया देते हैं, तो उसमें हमें कुछ नया करना है। अभी रिसेंटली हबीब रफ़ीक ने लास्ट 2 ईयर पहले यहाँ पे लाहौर में एक प्रोजेक्ट शुरू किया, लाहौर स्मार्ट सिटी के नाम से। तो जिस वक्त वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो बहुत ज़्यादा मार्केट में कन्फ्यूजन था कि ये बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन जो डीलर्स थे, जो लोग समझ रहे थे, उनको पता था कि हबीब रफ़ीक पीछे है, डेवलपर स्ट्रॉन्ग है, तो ये डिलीवर करेंगे। तो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि वो फाइलें 18 लाख रुपए में हमने लोगों को दी, 5 मरला कैटेगरी की, और विद इन 2 ईयर आज वो 32-34 लाख रुपए के ऊपर खड़ी हैं। और उसका लिए पोजीशन ये है कि हम लोगों को कहते हैं हमें आप वापस सेल कर दें, लोग बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो आपका जो सबसे पहला सवाल था कि लोगों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किन चीज़ों का ख्याल करना है, तो डेवलपर जो है वो बेहद ज़रूरी होता है कि उसकी मार्केट पीयर कैसी है, होना चाहिए, उसकी क्रेडिबिलिटी है नहीं है, उसका बिजनेस टर्म कैसा है लोगों के साथ, या उसने पहले किसी प्रोजेक्ट में चीटिंग तो नहीं की लोगों के साथ, या उसने जो प्रोजेक्ट बनाया पहले वो बिफोर टाइम डिलीवर किया या नहीं किया। क्योंकि जो एंड यूज़र होता है ना जी, वो हमेशा ये देखता है कि मैं अगर इंस्टॉलमेंट की सूरत में अपनी सेविंग्स पे जाता हूँ तो डे एंड मुझे उसका क्या रिजल्ट मिलता है।
ये तो नहीं होगा ना कि वो 3 साल 4 साल इंस्टॉलमेंट्स देता रहे और उसको पता चले कि जी मैंने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी और आज भी मेरी 50 लाख की है, 4 साल बाद मिला। सही तो वो तो कभी भी इस पे नहीं जाएगा। सही। ये एक वाहिद बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट की कोई रेशो नहीं है। ये डिपेंड कर रहा होता है प्रोजेक्ट के ऊपर, डेवलपर के ऊपर, उस प्रोजेक्ट की ग्राउंड रियलिटी के ऊपर कि वो डेवलपर वहाँ पे क्या लाता है। जैसे बैरियर टाउन एफिल टावर लाया तो सेक्टर एफ अप्रूव नहीं था, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। पूरा पाकिस्तान देखने आता था कि हमने एफिल टावर देखना है, ग्रैंड मॉस्क देखनी है। तो ये चीज़ें किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उसको एक अच्छा बूस्ट देती हैं। जैसे हमने लगूना डिस्कस किया है, तो लगूना में एक आर्टिफिशियल बीच का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नया है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि ये क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जब आप यूट्यूब पे सर्च करके क्रिस्टल लगून को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 7 साल उस कंपनी ने सिर्फ लगून डेवलपमेंट करने के लिए उसके ऊपर रिसर्च की, उसके ऊपर बहुत सारा नुकसान किया, फिर वो कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनी जिसने लगून डेवलप किए 109 मुल्कों में। शेख साहब, जायदाद की खरीदारी में लोकेशन की बहुत अहमियत होती है। जी। लेकिन ये बहरिया टाउन भी और डीएचए अक्सर शहर से बाहर ही बनते हैं, बल्कि बहुत दूर तक, और देखते तक बिक जाते हैं, बड़े हार्ट केक होते हैं। इसकी क्या वजह? असल में राना साहब, हम लोग जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं ना, तो हम मिक्स कर देते हैं कि लोकेशन के लिए प्रॉपर्टीज कौन सी ज़रूरी हैं और कौन सी ज़रूरी नहीं है। जब आप कमर्शियल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं तो उसके लिए लोकेशन ही सबसे बेहतरीन चीज़ होती है, क्योंकि वही कहते हैं प्रॉपर्टी के 3 असूल हैं, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। जी बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि लोकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी ना कभी फ़ायदा देती है और बहुत अच्छा फ़ायदा देती है। तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज़्यादा होता है कि आप लोकेशन वाली प्रोडक्ट देखें। जब आप सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो उसमें 2 ही लोकेशन हैं, फेसिंग पार्क है या कॉर्नर प्लॉट है। अब एक सोसाइटी में 1600 प्लॉट है, तो उसमें 1600 प्लॉट में चंद प्लॉट होते हैं जो फेसिंग पार्क के होते हैं या कॉर्नर के होते हैं। दुनिया में लोग कॉर्नर प्लॉट पसंद नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ कॉर्नर प्लॉट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। हमारे लोगों का यहाँ कंस्ट्रक्शन थीम डिफरेंट है, थोड़ी सी लिविंग जो सिनेरियो है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। लेकिन लोकेशन के जब बात की जाती है तो लोकेशन में हम कमर्शियल प्रॉपर्टी को प्रेफर करते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं। आप एक गली में घर खरीदने के लिए जाते हैं एक सोसाइटी में, तो आपको पता चलता है कि जनाब ये जो जनरल प्लॉट्स हैं जिनके ऊपर घर बने हुए हैं, ये मुझे 2 करोड़ रुपए में मिल रहा है, और अगर मुझे कोई कॉर्नर या एक्सेस लैंड वाला कोई प्लॉट मिलता है तो वो 2.25 में मिल रहा है। उसमें फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है। नहीं, मैं पूछ रहा था कि इन 2 सोसाइटीज़ का बाकी सोसाइटी से क्या डिफरेंस है कि ये हार्ट केक साबित होती है? देखें, ये इसलिए इसका डिफरेंस हमेशा शुरू से रहा है कि एक तो इसकी डेवलपमेंट बाकी सोसाइटीज़ से बहुत अच्छी हैं, इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, फिर ये जो इम्यूनिटीज़ दे रहे होते हैं लोगों को वो बहुत अच्छी हैं। आप डीएचए में देखें तो डीएचए में आपको गोल्फ कोर्स मिलेंगे, आपको क्लब्स मिलेंगे, आपको अच्छे फूड कोर्ट मिलेंगे, जहाँ पे आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा। उस वजह से लोग इसको प्रेफर करते हैं कि हम एक ऐसे ग्रुप पे इन्वेस्टमेंट करने की बजाय डीएचए में क्यों ना जाए, जो एक स्टैंडर्ड लिविंग है, जो आपकी एक लग्जरी लिविंग कहलाती है। हमारे पास पाकिस्तान में 2 ही प्रोजेक्ट हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि ये लग्जरी लिविंग है, जैसे डीएचए और बैरिया। अच्छा, ये किसी सोसाइटी में प्लाट की खरीदारी से पहले उसकी अप्रूवल की क्या अहमियत होती है, और किसी गैर मंजूर शुदा सोसाइटी में प्लाट खरीदना फ्रूटफुल होता है या बहुत नुकसान होता है उसका? नहीं, वो तो देखें ना जी, वो तो एक चांस होता है, रिस्क है। वो चांस इस सूरत में होता है कि आपको ये आइडिया ही नहीं है कि आपने जो चीज़ खरीदी है इसका फ्यूचर क्या होगा। ये डेवलपर जो आज हमें चीज़ दे रहा है, ये कल को स्टैंड करेगा या नहीं करेगा, ये डेवलप करेगा या नहीं करेगा। तो वो तो 100% रिस्क होता है कि अगर आप किसी नॉन अप्रूव्ड एरिया में इन्वेस्ट कर दें। तो अप्रूवल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब वो टाइम नहीं रहा कि कोई बंदा मार्केट में एक प्रोजेक्ट लाए और वो बगैर अप्रूवल के मार्केट कर दे। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा नाम ही काफ़ी है, और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो चीज़ें एनओसी हो चुका तो अप्रूव्ड होती हैं, वो लोग फ्रॉड कर देते हैं। इसमें क्या है कि लोग जो एनओसी जिनका हुआ होता है वो फ्रॉड नहीं करते। नहीं, उसमें ये होता है कि जिन सोसाइटीज़ का एनओसी हुआ होता है, अगर आपके पास लैंड है 200 एकड़ और आपने बेच दिए 2000 एकड़, तो आपके साथ फ्रॉड 100% होगा, क्योंकि उसके पास 2000 एकड़ लैंड ही नहीं है, वो कहाँ से देगा। अब मार्केट में एक्सेस चले तो सारी मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में अभी भी इस वक्त भी ये सब कुछ हो रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये देखें कि एक शख्स 2 साल से अपनी प्रोडक्ट बेची जा रहा है मुख्तलिफ नामों से, तो आया कि उसके पास इतनी लैंड है, अगर उसकी अप्रूवल है तो 100 एकड़ की होगी, और वो मार्केट में 1000 एकड़ बेच चुका होता है। ये क्लाइंट को सोचना चाहिए कि मैं जिस डेवलपर के साथ या जिस स्टेट एजेंट के साथ, जिस भी बंदे के साथ कहने पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। आया कि ये जो क्लेम कर रहा है
कि मैं ये भी बनाऊंगा, ये भी बनाऊंगा, ये भी बनाऊंगा। इसने कोई चीज़ बनाई भी है, इसके पास गवर्नमेंट के खातों में इतनी लैंड है, इसकी मलकियत में है कि ये कल को बना कर देगा। ये कुछ चीज़ें बुनियादी होती हैं जिसमें क्लाइंट सिर्फ प्रॉफिट देख रहा होता है वक्ती तौर पे, लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहा होता। और हमारे कुछ स्टेट एजेंट्स भी ऐसे हैं जो सिर्फ कमीशन को प्रेफर कर रहे होते हैं, क्लाइंट इंटरेस्ट को नहीं देख रहे होते। वो कहते हैं कि वन टाइम चीज़ बेच दी है, ठीक है, क्लाइंट जाने और डेवलपर जाने, हमारा क्या मामला है। तो प्रॉब्लम उस वक्त आता है जब स्टेट एजेंट क्लाइंट को प्रॉपर बात कम्युनिकेट नहीं करता। मतलब आपका मतलब बहुत सारी बातें स्टेट एजेंट के एंड्स पे होती हैं। जी जी बिल्कुल होती है ना, क्योंकि वो पार्ट होता है उस चीज़ का। उसको पता होता है कि इस डेवलपर के पास कितनी लैंड है, इसने कौन सा प्रोजेक्ट पहले डिलीवर किया है, नहीं किया, अगर इसने अप्रूवल के लिए कागज़ जमा करवाए हैं तो उसमें कितनी लैंड आ रही है। शेख साहब, किसी भी गैर मुनकुला प्रॉपर्टी में जब हम बिजनेस करते हैं, खरीदारी करते हैं, तो फ़र्द मलकियत का कंसेप्ट लोगों के पास बहुत ज़्यादा है। फ़र्द मलकियत की क्या अहमियत है, ये क्या चीज़ है, ये 2 नंबर हो सकती है या नहीं हो सकती? मैं आपको इसके ऊपर बताता हूँ। सबसे पहले तो गैर मनकूला जो वर्ड है उसकी उर्दू की वजाहत आपको कर देते हैं कि गैर मनकूला प्रॉपर्टी जो लफ्ज़ है वो ये है कि एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ मूव नहीं हो सकती उसको गैर मनकूला कहा जाता है। और प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है कि जिसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स है वो फ़र्द होता है। उसका रजिस्ट्री जो जिसको हम सेल डीड कहते हैं, टाइटल डॉक्यूमेंट्स, उसका जो सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट्स है वो सेल डीड और फ़र्द होती है। और फ़र्द में जो कंप्यूटर सेक्शन वाले डिपार्टमेंट है वहाँ पे तो चूँकि बायोमेट्रिक है, वहाँ पे आपको साथ चीटिंग नहीं हो सकती। आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में बायोमेट्रिक करनी पड़ती है। तो आपकी फ़र्द, जिसको हम कहते हैं फ़र्द बराए बै, जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो फ़र्द बराए बै इशू होती है। और फ़र्द बराए रिकॉर्ड जो होती है वो तो आप जाके किसी भी रिकॉर्ड सेंटर से कोई भी शख्स कॉपीज़ दिखा के ले सकता है। उसमें आपका लॉयर भी ले सकता है, आप खुद भी ले सकते हैं, आपके ब्लड रिलेशन का भी बंदा जाके ले सकता है। जिन एरियाज़ में कंप्यूटर सेक्शन नहीं है या लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट उस तरह से नहीं है, वहाँ पे तो कुछ भी हो जाता है। बादशाह वहाँ पे कुछ भी हो जाता है ना जी। वहाँ पे तो आप देखें, यहाँ पे इस सिटी में जिसमें हम बैठे हैं लाहौर में, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी प्रॉपर्टीज क्लेम करते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में है जी। और यहाँ पे लोग आपको आके ये भी कह देंगे कि जी रेस कोर्स पार्क की रजिस्ट्री हमारे पास है, इसमें हमारे बड़ों की जमीन है, हम क्लेम करते हैं। यहाँ पे पीपल्स हाउस की रजिस्ट्री है लोगों के पास, MP हॉस्टल की रजिस्ट्री है। आप ये पाकिस्तान है जी। यहाँ पे तो आप देखें जिस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट जहाँ पे लूज करेगी वहाँ पे लोग रास्ते निकालेंगे। और ये पटवारी और जो बाकी हजरात हैं रास्ते बता देते हैं, इनकी मिली भगत से होता है। वैसे कोई भी शख्स जाके अपने तौर पे कुछ भी नहीं कर सकता। श्योर जी। शेख साहब, ये बताइए कि अभी रमज़ान आया चाहता है, इंशाल्लाह ईद उल फितर है आएगी, तो ईद उल फितर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत सारे पाकिस्तान आते हैं और प्रॉपर्टी खरीदते हैं। ईद उल फितर के बाद आप प्रॉपर्टी का मार्केट इसको क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, बूम करेगी इस वक्त ईद उल फितर अप्रैल में आ रहा है इंशाल्लाह, और रमज़ान शरीफ के बाद जब हम बात कर रहे हैं मई की बात करेंगे, तो वो हमारा चूँकि इस वक्त गवर्नमेंट का भी बड़ा क्रूशल टाइम है और बजट भी करीब करीब है। तो हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस है, हर साल जब मई जून आता है तो प्रॉपर्टी स्लो हो जाती हैं, क्योंकि रेट चीज़ें रिवाइज़ हो रहे होते हैं, टैक्सेस इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, जो बायर के लिए एक तशवीश का बायस होता है कि वो कहता है कि मैं देख लूँ कि प्रॉपर्टी किस एंगल पे जाती है, क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर ज़्यादा टैक्स इम्पोज तो नहीं कर रही, क्या इसकी मार्केट में जो गेन वैल्यू है वो डिक्रीज तो नहीं होगी। क्योंकि जब आप टैक्सेस बढ़ाते हैं तो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू में फ़र्क पड़ता है। जो बायर होता है वो कहता है मेरी कास्ट तो बढ़ गई, तो बायर कम होता है। और रमज़ान शरीफ के बाद जो ईद है उसमें हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ईद उल फितर पे आते हैं और जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं वो बाइंग करते हैं। उनकी वजह से मार्केट में एक थोड़ा सा बूम आता है और डिमांड बढ़ती है। और अगर आप ये कहें कि प्राइस और चीज़ें कहाँ जाएंगी, तो वो अभी हमें 2-3 माह कहीं जाती हुई नज़र नहीं आ रही। अभी इस वक्त मार्केट में पैनिक है, इस कन्फ्यूजन की वजह से जो चल रहा है इसने ओवरऑल बिजनेसेस को डिस्टर्ब किया हुआ है। और हम ये समझते हैं कि जो प्रॉपर्टी की एक्चुअल पोजीशन है वो ईद उल अज़हा के बाद होती है, क्योंकि आपका मोस्टली ओवरसीज़ क्लाइंट जो है वो ईद उल अज़हा पे आता है। वो कहते हैं कि ये ईद ऐसी होती है जिसमें हमने अपनी फैमिलीज के साथ जाना होता है और मेजर इन्वेस्टमेंट्स भी उस वक्त होते हैं। मतलब आप कहते हैं कि जो बजट वालों की ईद है वो बड़ी ईद असल में बड़ी ईद होती है, क्योंकि छोटी ईद के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। बाद में बताया जा सकेगा, अभी कुछ ऐसे जी वो कबल वक्त है, हम उसके ऊपर कोई ऐसी प्रेडिक्शंस दें। थैंक यू फैज़ान शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और अपने हमने बातें की प्रॉपर्टी पर। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जारी रहेगा, आपसे मुलाकात होगी अगली किस्त में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।